सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आइए, हम लोग मौर्य वंश शुरू किए थे और इसमें जो है मौर्य का इतिहास जानने का स्रोत और उसके बाद मौर्यों की उत्पत्ति हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आज पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य वंश के पहले शासक हैं और 323 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पे बैठते हैं। 298 ईसा पूर्व तक जो है ये रहते हैं। इनका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं हम लोग। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता मौर्य नगर का प्रमुख था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का पिता जो है मौर्य नगर का प्रमुख था। वह अपनी माता के गर्भ में तथा तभी उसके पिता वह जब अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की किसी सीमांत युद्ध में मृत्यु हो गई थी। उसकी माता अपने भाइयों द्वारा पाटलिपुत्र में जो है सुरक्षा के निमित्त पहुंचा दी गई थी, जहां चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। जन्म के साथ ही एक गोपालक को सौंप दिया गया था। गोपालक उसे अपने गौशाला में ले गए, अपने पुत्र की तरह जो है उसका पालन पोषण किया था। जब बड़ा होता है तो गोपालक उसे एक शिकारी के हाथों बेच देता है। वह शिकारी के ग्राम में बड़ा हुआ। एक दिन वह राजकीलम नामक खेल में व्यस्त था तो चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी थी। चाणक्य उसकी बुद्धि साहस को देखकर चाणक्य ने शिकारी को 1000 करशापण देकर जो है चंद्रगुप्त को खरीद लिया था। चंद्रगुप्त को तक्षशिला लाकर सभी कलाओं और विद्याओं में चाणक्य ने दीक्षित किया था। जब तक्षशिला आता है तो फिर सैनिक शिक्षा ग्रहण करते हुए चंद्रगुप्त जो है अपने समय के महान विजेता सिकंदर महान से मिलता है। जस्टिन लिखते हैं कि सिकंदर उसकी स्पष्टवादिता से रुष्ट हुआ और उसे मार डालने का आदेश दिया। चाणक्य ने जिस कार्य के लिए चंद्रगुप्त को तैयार किया था उसके मुख्य उद्देश्य दो थे। एक तो यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना था और दूसरा नंदों के घड़ित अत्याचारपूर्ण शासन को समाप्त करना था। चंद्रगुप्त के इस कार्य के लिए एक विशाल सेना का संगठन किया गया, जिसमें अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित वर्गों से लिए गए सैनिक थे। चोर अथवा प्रतिरोधक वर्ग से लोग लिए गए थे, मलेच्छ वर्ग से लिए गए थे उसकी सेना में, चोरगढ़ से लिए गए थे, आटविक जातियां भी उसकी सेना में थी, शस्त्रोपजीवी श्रेणी के लोग जो है उसकी सेना में थी। तो इन 5 श्रेणियों से जो है उसकी सेना बनी थी। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। जस्टिन जो है वो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहता है। चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब तथा सिंध को विदेशियों की दास्ता से मुक्त किया था। तो चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब फिर सिंध को विदेशियों की दास्ता से मुक्त कराया। जस्टिन के शब्दों में, सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता जो है सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त था। तो जस्टिन लिखता है कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा अपने गवर्नरों की हत्या कर दी और इस स्वतंत्रता का जन्मदाता जो था वो सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य था। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त को प्रवर्तक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त हुई थी। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त को प्रवर्तक नामक एक हिमालय क्षेत्र के शासक से सहायता प्राप्त हुई थी। 325 ईसा पूर्व का समय है जब ऊपरी सिंधु घाटी के यूनानी क्षत्रप फिलिप द्वितीय की हत्या हो जाती है। 325 में ऊपरी सिंधु घाटी के यूनानी जो क्षत्रप थे फिलिप द्वितीय, उनकी हत्या हो जाती है। पश्चिमी पंजाब का अंतिम यूनानी सेनानायक यूडेमस 317 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ देता है।
तो पश्चिमी पंजाब में जो यूनानी सेना नायक होता है यूडेमस, वो 317 में भारत को छोड़ देता है। और उसके बाद सिंध और पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद चंद्रगुप्त ने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध को जीतने की योजना बनाता है। तो सिंध तथा पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत कर लेने के बाद चंद्रगुप्त जो है अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से मगध को जीतने की योजना बनाता है। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य नंद साम्राज्य के केंद्रीय भाग पर आक्रमण करता है, परंतु सफलता नहीं मिलती है। दूसरी बार सीमांत प्रदेशों को जीतते हुए नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र को जीतकर घनानंद की हत्या करता है। सॉरी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 25 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने 25 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 25 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। सेल्यूकस का युद्ध, तो सेल्यूकस का युद्ध 305 ईसा पूर्व में होता है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस जो है एंटियोकस का पुत्र जो था बेबीलोन का शासक बनता है। बैक्टीरिया विजय के बाद उसके मन में सिकंदर द्वारा जीते गए भारत के प्रदेशों को पुनः प्राप्त कर लेने की इच्छा हुई और इस उद्देश्य से उसने काबुल के मार्ग से होते हुए सिंध नदी को पार किया, जहां चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित हुआ। युद्ध में पराजय होने के बाद 303 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और उस संधि की शर्तें इस प्रकार थी। संधि के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क ऐसा लिखते हैं। तो संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क इसका जिक्र करते हैं। सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त को अराकोशिया कंधार, परोपनिषदाई काबुल के प्रांत, एरिया हेरात का प्रांत, जेड्रोसिया मकरान तट का प्रांत जो है सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। तो अराकोशिया कंधार, परोपनिषदाई काबुल, एरिया हेरात, जेड्रोसिया मकरान तट के प्रांत जो है सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। साथ ही सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है और इस विवाह का विवरण जो है एपियानुस के विवरण में मिलता है। तो सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करता है और सेल्यूकस ने जो है मेगस्थनीज नामक अपना राजदूत जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। किस प्रकार की संधियां होती हैं आगे देखिए। एपियानुस के अनुसार सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से युद्ध किया था। तो एपियानुस लिखता है कि सिंधु नदी पार करके सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया था। शक महाक्षत्रप रुद्ररामन के गिन्नार अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत को जीतकर पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था। तो शक महाक्षत्रप रुद्ररामन के गिन्नार अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम भारत में सौराष्ट्र प्रांत को जीतकर पुष्यगुप्त वैश्य को राज्यपाल नियुक्त किया था। पुष्यगुप्त वैश्य ने जो है सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने सौराष्ट्र प्रांत गुजरात में जो है सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी जो है तमिल ग्रंथ अहनानूर, मुरनानूर,
तथा अशोक के अभिलेखों में मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजयों के विषय में जो जानकारी है वो तमिल ग्रंथ अहनानूर, मुरनानूर तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय का उल्लेख जो है महास्थान अभिलेख से मिलती है। तो बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से इसकी जानकारी होती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन को छोड़ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन मुनि भद्रबाहु से जैन की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला चंद्रगिरी पहाड़ी जो मैसूर में है वहाँ गया और सलेखना मतलब उपवास विधि के द्वारा 298 ईसा पूर्व में अपने शरीर को त्याग दिया था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिम में ईरान फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक फैला हुआ था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला था और उस पर अधिकार कर लिया था। तो प्लूटार्क जो है इस बात का उल्लेख करता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया था। जस्टिन भी लिखते हैं कि संपूर्ण भारत जो है उसके अधिकार में था। आगे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में भीषण अकाल पड़ा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में भीषण अकाल पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजकीय जो चिन्ह था वो मयूर था और उनकी जो भाषा थी वो पाली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथस मतलब पाटलिपुत्रक था। तो स्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का एक उपनाम पालीब्रोथस मतलब पाटलिपुत्रक था। स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। स्मिथ लिखते हैं कि हिंदुकुश पर्वत जो थी वो भारत की वैज्ञानिक सीमा थी, जिसे यूनानी लेखक पैरोनिसस अथवा इंडियन काकेसस कहते हैं, जिसे यूनानी लेखक पैरोपेनिसस और इंडियन काकेसस के नाम से संबोधित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश में पहली बार जो है सुसंगठित शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश में पहली बार सुसंगठित शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। मेगास्थनीज के अनुसार जो है चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र भव्यता और शान शौकत में सूसा और एक पतना के राजमहल से भी सुंदर था। तो मेगास्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त की राजधानी जो पाटलिपुत्र थी वो भव्यता और शान शौकत में सूसा तथा एक बतना के राजमहल से भी सुंदर था। आगे देखिए, तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। और बिंदुसार के विषय में भी हम लोग देख लेते हैं। बिंदुसार जिन्हें अमित घात के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठते हैं, 273 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहते हैं। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। जैन परंपरा में कहा गया है कि बिंदुसार की जो माता का नाम दुर्धरा था। तो जैन परंपरा के अनुसार जो है बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। यूनानी लेख में जो है बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहते हैं।
यूनानी लेख जो हैं बिंदुसार को अमित्रोकेडीज कहते हैं, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित घात होता है, मतलब शत्रुओं को, इसका अर्थ होता है शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो शायद अमित घात या अमित्रोकेडीज जो है ये बिंदुसार की उपाधि थी और इसका मतलब था कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला। जैन ग्रंथ जो है उसे सिंहासन या सिंहसेन कहते हैं, तो जैन ग्रंथ जो है बिंदुसार को सिंहासन सिंहसेन कहते हैं। वायु पुराण में जो है बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है, तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। चीनी लेखक जो हैं उसे बिंदुपाल कहते हैं, तो चीनी लेखक जो है बिंदुसार को बिंदुपाल के नाम से संबोधित करते हैं। आगे देखिए, बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य जो आरंभ में रहते हैं और बाद में खल्लाटक को प्रधानमंत्री बनाता है। तो बिंदुसार के शुरुआती समय में चाणक्य उसके प्रधानमंत्री होते हैं, बाद में खल्लाटक जो है उसके प्रधानमंत्री बनते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का विवरण दिया है और लिखते हैं कि उसने 16 नगरों तथा उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। तो तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने बिंदुसार की उपलब्धियों का विवरण दिया है और वो लिखते हैं कि उसने 16 नगरों और उनके राजाओं को नष्ट कर पूर्वी और पश्चिम समुद्रों के बीच के संपूर्ण भाग पर अधिकार कर लिया था। दिव्योदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। तो दिव्योदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह होता है, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को भेजता है और दूसरी बार सुसीम को भेजता है। आगे देखिए, स्ट्रैबो के अनुसार, तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। स्ट्रैबो लिखते हैं कि सीरिया के राजा एंटियोकस ने अपना डायमेकस नामक राजदूत जो है बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। प्लिनी लिखते हैं कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक अपना राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो प्लिनी लिखते हैं कि मिस्र के राजा टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस भेजा, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आगे देखिए, एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक बिंदुसार तथा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का उल्लेख किया है, जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। तो एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक जो है इसने बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम के बीच जो है एक मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण देता है और जिसमें भारतीय शासक ने 3 वस्तुओं की मांग की थी। पहली मीठी मदिरा, दूसरा कहा कि सूखी अंजीर जो है चाहिए, और तीसरा एक दार्शनिक की बात की थी। तो सीरियाई सम्राट ने जो है प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी थी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का जो है विक्रय नहीं किया जा सकता। तो सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 वस्तुएं भिजवा दी थी, परंतु तीसरी वस्तु अर्थात दार्शनिक के संबंध में यह कहला भेजा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। आगे देखिए, तो बिंदुसार के समय में अवंती राष्ट्र का उपराजा अशोक था। बिंदुसार का आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार जो है ये आजीवक समुदाय का अनुयायी था। दिव्यदान के अनुसार उसकी राजसभा में आजीवक परिव्राजक पिंगलवतस ज्योतिषी जो थे वो निवास करते थे। तो दिव्यदान के अनुसार उसकी राजसभा में आजीवक परिव्राजक जो है पिंगलवतस ज्योतिषी निवास करते थे और उसके बाद बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है और इसके बाद फिर
सम्राट अशोक गद्दी बैठेगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ नहीं जाता है, एक सब्सक्राइब करने से मेरा तो मनोबल बढ़ेगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं अगली क्लास में।